स्ट्रेट लाइन पर ही। आगे का जो टॉपिक है सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, उनमें इसका यूज करके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, स्ट्रेट लाइन पर भी आते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स A x1 y1 and B x2 y2 is given by AB is equal to under root x1 minus x2 square plus y1 minus y2 square। दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, सभी को पता है ये फॉर्मूला, रूट ओवर x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। 10th से ही आ जाता है ये फॉर्मूला। नेक्स्ट है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, दो पॉइंट हैं A x1 y1 एंड B है x2 y2। इसको अगर कोई पॉइंट P m/n के रेशियो में डिवाइड करता है तो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट ऑफ P which divide line joining A and B in the ratio m/n। क्या होता है फॉर्मूला, mx2, m को मल्टीप्लाई करते हैं इसे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। यहाँ ये जो रेशियो है AP/P, ये m/n। इसे P A और B के बीच में होता है तो हम करते हैं इंटरनल डिवीजन। क्या है, इंटरनल डिवीजन। यही P बाहर हो इधर, उसको मैं चलो यहाँ Q कर देता हूँ। Q जैसे बाहर है, AB को एक्सटेंड करने पे इस तरफ है या इस तरफ भी हो सकता है, और रेशियो ऐसे हो AQ/QB m/n। रेशियो वैसे ही AQ/QB m/n है, लेकिन Q बाहर है, तो उस केस में हम क्या लिखते हैं, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। ये प्लस के प्लस पे माइनस आता है एक्सटर्नल डिवीजन में। इसे अगर हमें मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हो तो वो क्या होता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। स्ट्रेट लाइन में मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। नेक्स्ट सेक्शन फॉर्मूला में नेक्स्ट पॉइंट हार्मोनिक कॉन्जुगेट। हार्मोनिक कॉन्जुगेट मालूम है आपको क्या होता है, बताएंगे? पुलकित बताओ क्या होता है हार्मोनिक कॉन्जुगेट? पहली बार नाम सुना है, कोई बात नहीं, और भी बार मौका मिलेगा, ठीक है, आगे हम लोग और देखेंगे। बट बताओ अनुज, नहीं है, पहली बार सुना है? कृष्णा? सर ये HP में बनता है सर इनका, ये HP में बनता है इनका, ये तरीका है बताने का। हाँ ठीक से बताओ क्या है HP में। हाँ, ऑनलाइन जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन वालों से मैंने पूछ लिया, ऑनलाइन वाले बताएंगे। कौन बता रहा है हार्मोनिक कॉन्जुगेट? शिवेंद्र, वृंदा? नहीं, चलो अच्छा मैं बताता हूँ फिर। सर पॉइंट्स को इंटरनली एक्सटर्नली सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। सही है, हमारे सर ने सही बताया। क्या है, दो पॉइंट ऐसे हों P और Q कि टू पॉइंट्स A और B को, जो दो गिवन पॉइंट को टू पॉइंट्स सेम रेशियो में इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड करें, तो उसी को हम क्या कहते हैं, हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। If P and Q are 2 points such that they divide line joining
points A and B in the same ratio internally and externally. Internally and externally. Then P and Q are called harmonic conjugate of each other. Harmonic conjugate of each other. दो पॉइंट हैं इस तरह से कि दो गिवन पॉइंट को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं, लेकिन एक इंटरनली डिवाइड कर रहा है और दूसरा एक्सटर्नली। देखिए गिवन पॉइंट है ए और बी। यहाँ पे पी कोई भी रेशियो ले लें, मान लीजिए AP इज टू पी बी, लैम्डा इज टू 1 है, ये इंटरनली था, और यहाँ क्यू है, ये AQ इज टू QB, AQ इज टू QB, भी लैम्डा इज टू 1 है, M इज टू N है, कोई भी सेम रेशियो होना चाहिए। ये दोनों रेशियो अगर इक्वल है, देन P and Q आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। हार्मोनिक वर्ड किससे आ रहा है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन से। तो यहाँ HP कैसे बनती है? देखिए अगर मैं A से डिस्टेंस से लेता हूँ, AP, AB और AQ, AB, AP, AB, AQ आर इन HP, ये HP में होते हैं। AP, AB, AQ HP में होते हैं, इसलिए वर्ड क्या है? हार्मोनिक कॉन्जुगेट। मींस 2/AB बराबर 1/AP प्लस 1/AQ आएगा। क्या होगा? 2/AB इज इक्वल टू 1/AP प्लस 1/AQ, ये मिलेगा। नोट करिए, कोई भी डाउट है इसमें तो बताइए। प्रूफ करना चाहिए, प्रूफ भी हो जाएगा। देखो AP/PB, यहाँ क्या है? AP/PB, लैम्डा बाई 1 है, लैम्डा मींस AP बराबर कितना हो? लैम्डा PB। हमें PB के टर्म में चाहिए, AB, AP, AQ में चाहिए। AB यहाँ क्या है? AP प्लस PB, PB के यहाँ क्या लिख दो? AP/लैम्डा, ये हो गया AP प्लस AP बाई लैम्डा। AP कॉमन, क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहां से, तो AB/AP बराबर कितना मिल जाएगा? लैम्डा प्लस 1/लैम्डा, ये एक इक्वेशन होगी। ऐसे लेकिन AQ इज टू QB, AQ बराबर क्या है? लैम्डा टाइम्स QB। हम यहां से लिख सकते हैं AB बराबर AQ माइनस QB, लिख सकते हैं AQ माइनस QB। QB के यहाँ क्या लिख सकते हो? AQ/लैम्डा, AQ से डिवाइड कर दो तो AB/AQ बराबर आ जाएगा लैम्डा माइनस 1/लैम्डा। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, क्या हुआ? 2 लैम्डा, 1 1 कैंसिल, 2 लैम्डा/लैम्डा 2, इस यहां से आ गया AB/AP प्लस AB/AQ इज इक्वल टू 2। AB से डिवाइड करो तो 1/AP प्लस 1/AQ इज इक्वल टू 2/AB। Therefore AP, AB, AQ आर इन HP, और HP में है तो ये क्या है? हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो अगर आपसे बोला जाए P दिया हुआ है, आपको कहा जाए कि इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट बताओ, A और B दिए हुए हैं, हार्मोनिक कॉन्जुगेट सेम रेशियो में जो दूसरा पॉइंट डिवाइड कर रहा है उससे निकाल लेंगे। पहले ये रेशियो निकाल लो, उसी रेशियो से Q आ जाएगा। तो सेक्शन फॉर्मूले, पहला था डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर हमने देखा सेक्शन फॉर्मूला, और सेक्शन फॉर्मूले में ही हमने एक पॉइंट ये सीखा, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। अब सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग सेंटर्स एक ट्रायंगल्स के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डिफरेंट सेंटर्स, सेंट्रॉयड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, आर्थो सेंटर, एक्सेंटर्स, देखते हैं उनके बारे में। नोट करिए जल्दी से इसे, और फिर बात करते हैं सेंटर्स ऑफ अ ट्रायंगल।
centers of a triangle. फर्स्ट वन है सेंट्रॉइड। पहले डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन सेंट्रॉइड की, क्योंकि ऐसा भी आ सकता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, सेंट्रॉइड नहीं लिखेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। तो दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। Point of intersection of medians is known as centroid. Now vertices of a triangle are x1 y1, x2 y2, x3 y3. मीडियन जो आगे अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिले, ऐसे ही मिड पॉइंट से ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये इक्वल है BD CD। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये है सेंट्रॉइड। मिड पॉइंट निकालोगे x2 + x3 / 2, y2 + y3 / 2। और आप सबको पता है जो सेंट्रॉइड होता है मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1, स्टार्टिंग फ्रॉम वर्टेक्स की तरफ से रेशियो 2 होता है, इधर से 1। सेक्शन फॉर्म लगाएंगे तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। और सिमिलर फॉर्मूला कहाँ लगाते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स में भी सेम लगेगा। सेंट्रॉइड निकालना हो तो z1 + z2 + z3/3, वेक्टर में भी सेम लग जाएगा, पोजीशन वेक्टर दिए हो ABC वर्टिसेस के, तो सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर A + B + C/3। सेकंड, सेंटर, सेंट्रॉइड से रिलेटेड और भी कई प्रॉपर्टीज भी हैं बाद में बताएंगे आपको, पहले सेंटर्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर देखते हैं प्रॉपर्टीज। इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर्स, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कहते हैं इन सेंटर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। ये है ट्रायंगल ABC, एंगल बाइसेक्टर्स, A का एंगल बाइसेक्टर, B का एंगल बाइसेक्टर और C का एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया I, ये D E है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल इक्वल है। ये है एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसे सेंटर का। इन सेंटर को सेंटर लेकर के और इससे किसी भी साइड पर अगर परपेंडिकुलर डाल करके एक सर्कल बनाए तो ये तीनों साइड्स को टच करता है इंटरनली। यह है इन सर्कल, आप ये भी कह सकते हैं सेंटर ऑफ इन सर्कल है। किसका सेंटर है, सेंटर ऑफ इन सर्कल। इन सर्कल जो कि तीनों साइड्स को इंटरनली टच कर रहा है, ऐसा सर्कल, उसका सेंटर। सभी साइड से इसकी डिस्टेंस इक्वल होगी इन रेडियस r के बराबर। ठीक है, अब इसका पोजीशन वेक्टर्स की बात करें, सॉरी पोजीशन वेक्टर नहीं, यहाँ कोऑर्डिनेट की बात करें, लिखते वैसे ही है, पोजीशन वेक्टर लिखो बस, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखो। अब मुझे इसकी बात करनी है तो पहले कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने सेंट्रॉइड में तो कैलकुलेट कर लिया था, मीडियन था, मिड पॉइंट से मिल रहा है। अब ये किस पॉइंट से जाके मिलेगा, ये एक ट्रायंगल ABC फिर से बता रहे हैं, A का एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल A/2 है, A/2, ये जाके मिला D को। इस साइड की लेंथ को स्मॉल सी कहते हैं, इसे स्मॉल b, और इस साइड की लेंथ को कहते हैं स्मॉल a। A के अपोजिट है स्मॉल a, D के अपोजिट स्मॉल b, C के अपोजिट स्मॉल c से रिप्रेजेंट किया गया। अब बताइए, ये जो D है, BC को एक फिक्स रेशियो में डिवाइड करता है, ये मीडियन नहीं है, एंगल बाइसेक्टर है।
किस रेशियो में? फिक्स रेशियो। फिक्स रेशियो। क्या होता है वो फिक्स रेशियो? उसकी वैल्यू क्या होती है? डी बीसी को एक फिक्स रेशियो में डिवाइड करता है। व्हाट विल बी दैट फिक्स्ड रेशियो? इंपॉर्टेंट है वो। C ratio B. इन साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है। BD is to DC। जेईई मेंस एडवांस दोनों में क्वेश्चन आ चुका है इस पे। BD is to DC आपको मिल जाएगा एक्सरसाइज 3 में, 3B में। BD is to DC क्या होता है? AB इन साइड्स के रेशियो में AB is to AC, that is C is to B। तो एंगल बाइसेक्टर है वो इन्हीं साइड्स के रेशियो में अपोजिट साइड को डिवाइड करती है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूं सेंटर क्या होता है, लेकिन क्वेश्चन तो इस पे भी आया। तो देखिए ये पॉइंट हो गया x1 y1, ये x2 y2, ये है x3 y3। तो d का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताऊं? ये रेशियो है c to b, तो d का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? b into x2 plus c into x3 upon b plus c। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट b y2 plus c y3 upon b plus c। अब दूसरी एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं BE। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन सेंटर आई। सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ऐसे ही इन सेंटर भी एक फिक्स रेशियो में डिवाइड करता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर को। जिस तरह सेंट्रॉइड का तो हमें पता है 2:1, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इन सेंटर किस रेशियो में डिवाइड करेगा इसको? B plus C is to A। B plus C is to A। सही है भाई साहब। तो ये क्या है? इन सेंटर I डिवाइड्स एंगल बाइसेक्टर AD, एंगल बाइसेक्टर AD इन द रेशियो AI is to ID। AI is to ID, that is B plus C is to A। ये रेशियो है B plus C और ये है A। तो अब आप इससे इन सेंटर का कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। क्या होगा कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर? देखिए A इंटू x1 प्लस B प्लस C इंटू जब करोगे B प्लस C कैंसिल, प्लस BX2 प्लस CX3 अपॉन A प्लस B प्लस C। ऐसे ही दूसरे में A इंटू y1 प्लस BY2 प्लस CY3 अपॉन A प्लस B प्लस C। ये है इन सेंटर को, जो हम डायरेक्ट याद रखते हैं। याद रखने लायक है, इंपॉर्टेंट है। और बेसिक्स जो खासतौर से ये फर्स्ट बेसिक है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। इस पर क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, वैसे आ सकता है। ये तो एसओटी में आता है ना सर। नहीं इसमें क्या दिक्कत है? इसमें आ जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज 3 देखो, 3 भी देखो, आया है इस पर क्वेश्चन। इसका प्रूफ तो सर एसओटी में आता है। इसका प्रूफ C रेशियो C to B कैसे आया? ये सब तो ज्योमेट्रिकल है, प्योर ज्योमेट्री में प्रूफ है। ठीक है, कोई प्रूफ करना चाहो तो कर सकते हो कि उससे आ जाए। हाँ एसओटी से कर हो सकता है, पॉसिबिलिटी बन सकती है साइन रूल से। यार प्रूफ हमें नहीं करना है। अब हमसे कोई पूछे कि मीडियन सेंट्रॉइड डिवाइड करता है 2:1 में, प्रूफ करो। तो हमने तो याद कर रखा है कि होता है अब सेंट्रॉइड का। तो वैसे ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये भी याद रखने लायक। थर्ड, एक्सेंटर्स। एक्सेंटर्स यहाँ सेंटर्स हैं, जो कि 3 एक्सेंटर्स होते हैं रेक्टेंगल के। क्या होता है इनका डेफिनेशन? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ one internal angle bisector, one internal angle bisector and 2 external angle bisectors, 2 external angle bisectors। एक एंगल का तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लोगे, बाकी दोनों का एक्सटर्नल लोगे।
ऐसे ही तीनों एक एक करके लेंगे तो 3 आ जाएंगे। देखते हैं, ये है ट्रायंगल ABC। ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और बी और सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, जो यहां मेट कर रहा है I1 पर, ये है फर्स्ट एक्सटेंशन। ऐसे ही बी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और ए और सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर यहाँ I2 पे मिल रहा है। और इसी तरह से ये थर्ड देख लीजिए, सी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और इसका इन दोनों का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर I3 मिल रहा है। तो ये तीन एक्सटेंटर्स हैं I1 I2 I3। जब आप ए के अपोजिट लेते हो, ठीक है, बाकी तो एंगल बाइसेक्टर है, तो ये पॉइंट तो वही आएगा डी वाला। फिर ये एक्सटर्नली डिवाइड करता है B + C / A, तो उससे ये जो ए पॉइंट है यहाँ माइनस ही आ जाता है। I1 का अगर आप कोऑर्डिनेट लिखोगे तो इन सेंटर वाला ही कोऑर्डिनेट आपको लिखना है। बस ए के प्लेस पे क्या करना है, -a लिखना है जब ए के अपोजिट हो, बी के प्लेस पे -b लिखना है जब बी के अपोजिट हो, और सी के प्लेस पे -c लिखना है। तो इन सेंटर I1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -ax1 + bx2 + cx3 अपॉन -a + b + c। ऐसे ही -ay1 + by2 + cy3 अपॉन -a + b + c। ये I2 ax1 - bx2 + cx3 अपॉन a - b + c। y कोऑर्डिनेट ay1 - by2 + cy3 upon a minus b plus c, and I3 ax1 plus bx2 plus minus cx3 upon a plus b minus c, ay1 plus by2 minus cy3 upon a plus b minus c। नोट कर लीजिए, ये है एक्सेंटर्स। कोई भी डाउट है तो बताइए। सेकेंड नोट करें, इन सेंटर एंड एक्सेंटर्स। नेक्स्ट है फिर आर्थो सेंटर एंड सर्कमसेंटर। दो और सेंटर्स हैं, आर्थो सेंटर एंड सर्कमसेंटर। Ortho center, point of intersection of altitudes. Point of intersection of altitudes of a triangle is known as orthocenter. तो लिखेंगे point of intersection of altitudes orthocenter. Point of intersection of altitudes is orthocenter. Altitudes का point of intersection जो होता है वो orthocenter होता है। यह ट्रायंगल ABC, altitude A से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, B से इस अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ऐसे C से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। ठीक है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये है ऑर्थोसेंटर। ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है, ये मीडियन नहीं है, तो ये जो डी है ये मिड पॉइंट नहीं है, अलग अलग है नेम, और नेम्स सभी डिफरेंट है। मीडियन अलग है, एल्टीट्यूड अलग है, एंगल बाइसेक्टर अलग है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अलग है। ठीक है, ये अल्टीट्यूड के बारे में। अब इस O का अगर हमें कोऑर्डिनेट लिखना हो, एक O के कोऑर्डिनेट क्या है, ये पॉइंट दिए हुए हैं, हम कोऑर्डिनेट लिख तो सकते हैं फॉर्मूले में, लेकिन बेटर होता है कि इसका हम फॉर्मूला ना यूज करें, दूसरे कॉन्सेप्ट की हेल्प से ऑर्थो सेंटर को कैलकुलेट करें, क्योंकि फॉर्मूले से कैलकुलेशन और ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए हम लोग इसमें फॉर्मूला
अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर एज इट इज फॉर्मूला ही आ जाए तो सारी वैल्यूज दी हो तो आप लगा सकते हो। वैसे आज तक कभी मुझे जरूरत नहीं पड़ी, तो आप अपने बारे में सोच सकते हो कि कितनी जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए इसको अवॉइड रखें। केवल फॉर्मूला आपने देख लिया, ठीक है, लिख लिया कि इसका भी फॉर्मूला है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ आर्थो सेंटर, ओ का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये होता है x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। क्या दिक्कत क्या है फॉर्मूले लगाने में? हमें tan a tan b tan c सब निकालना पड़ेगा। स्लोप पहले कैलकुलेट करो, इनके बीच में एंगल कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेशन काफी ज्यादा हो जाएगी। तो इसकी जगह पे हम क्या करते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम इसे कैलकुलेट करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज, वो अभी आगे लिखेंगे। ये तरह से वाई कोऑर्डिनेट प्रूफ करना हो तो अब फिर आप यहां से tan कैलकुलेट कीजिए, बी डी टू डी सी आ जाएगा आपके पास, tan c टू tan b में फिर ये फॉर्मूला आएगा, फिर ये रेशियो कैलकुलेट कीजिए एसओडी की हेल्प से, तो प्रूफ किया जा सकता है। लेकिन हम यहाँ पे उसमें इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट नहीं। पहले तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए हम उस बेसिक्स में भी नहीं जा रहे। आर्थो सेंटर इंपॉर्टेंट है, सरकम सेंटर, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन दोनों के फॉर्मूले इंपॉर्टेंट नहीं, इन्हें हम फॉर्मूले से नहीं सॉल्व करते, दूसरे मेथड से करते। सरकम सेंटर लास्ट वन, इसमें सरकम सेंटर लास्ट वन क्या बचा है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स। तो साइड्स हैं, उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक बनेगा ट्रायंगल एबीसी, बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब बीसी के मिड पॉइंट से जाए, बाइसेक्ट करे, इसके मिड पॉइंट से जा रहा है और इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर, ये आगे जाके वर्टेक्स ए से पास हो ऐसा कोई जरूरी नहीं, इस बार वर्टेक्स से नहीं बना रहा है। ऐसे ही एबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एबी के परपेंडिकुलर और इसको बाइसेक्ट करे, ये तरह से एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर और इसे बाइसेक्ट कर, ये सभी एक पॉइंट एस पे कट कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट होगा वो है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर की सभी वर्टाइसेस से डिस्टेंस बराबर होगी। अगर आप इसको सेंटर लेकर के और किसी भी एक वर्टेक्स से डिस्टेंस लेकर के और रेडियस लेकर के एक सर्कल बनाएं तो वो तीनों वर्टेक्स से पास होगा। उस सर्कल को हम क्या कहते हैं? सरकम सर्कल। तो हम ये कह सकते हैं ये सेंटर ऑफ सरकम सर्कल, ये सरकम सर्कल का सेंटर है। इफ S is circumcenter, then SA बराबर SB बराबर SC। अगर हमसे सरकम सेंटर पूछा गया है तो हम फॉर्मूले से ज्यादा बेटर ये हो, इससे कैलकुलेशन कम होती। आपको कुछ और नहीं पता चल रहा है, कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही, तो आप SA बराबर SB बराबर SC कर लो। S को अननोन एज्यूम कर लो, अल्फा बीटा, इसको ले लो x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये रहेंगे आपको, और इसको एज्यूम कर लो अल्फा बीटा, और ये डिस्टेंस फार्मूला से इक्वेट करो, दो इक्वेशन SA बराबर SB से एक इक्वेशन आ जाएगी, दूसरी SB बराबर SC से आ जाएगी, सॉल्व करेंगे अल्फा बीटा आ जाएगा। वैसे फार्मूला भी सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट का जैसे बाकी सबका है, तो उसी तरह से इसके लिए क्या फार्मूला होता है? याद है क्या किसी को? इसका फार्मूला सरकम सेंटर, अच्छी बात है, याद करने की जरूरत भी नहीं है, पता है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यह है फार्मूला वैसे h1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c।
ऐसे ही y कोऑर्डिनेट है, y1 sin 2a प्लस y2 sin 2b प्लस y3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। और पहले ये है सर्कमसेंटर। अब कुछ प्रॉपर्टीज पॉइंट लिखेंगे हम लोग। अब देखते हैं आर्थोसेंटर सर्कमसेंटर फॉर्मूले से तो हमें कैलकुलेट नहीं करना है, हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं जिससे ये आसानी से कैलकुलेट हो जाए। तो जनरली तीन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह का होता है। तो जब भी ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं तो आप सबसे पहले आपसे पूछा गया सर्कमसेंटर निकाल दो, आर्थोसेंटर निकाल दो, ठीक है। तो आप देखोगे क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी, बाद में कर लेंगे इसको। या फिर आप पहले सबसे पहले ये देख लो कि कहीं ट्रायंगल का कुछ और नेचर तो नहीं है, ट्रायंगल इक्विलेटरल तो नहीं आ रहा, राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं आ रहा। अगर ये सब आ रहा है तो ये काफी आसानी से कैलकुलेट हो जाएंगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल सभी साइड्स की लेंथ निकाल लो डिस्टेंस फार्मूला से, AB बराबर BC बराबर C अगर आ गया तो इन इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल सर कोइंसाइड कर जाते हैं, ये तीनों बराबर हो जाती है तो उसमें सभी सेंटर कोइंसाइड कर जाते हैं, सर्कमसेंटर हो, सेंट्रॉइड हो, सेंटर हो, सब एक ही हो जाते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल सेंट्रॉइड इन सेंटर circumcenter and arthocenter coincide मतलब एक ही पॉइंट होते हैं। मतलब आपसे बोला जाएगा आर्थोसेंटर निकालो, आपने सेंट्रॉइड निकाल दिया, वही सेंट्रॉइड का फॉर्मूला सबसे आसान है। आपसे बोले सर्कमसेंटर कैलकुलेट करो, आप सेंट्रॉइड ही कैलकुलेट करो। इक्विलेटरल ट्रायंगल आप पहले देख लो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो कोई इनमें से हो एक्स सेंटर को छोड़ करके बाकी सारे सेंटर जो अंदर हैं वो कोइंसाइड कर लें। सेकेंड, अब इक्विलेटरल तो नहीं निकला तो आप देखो राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में भी बहुत आसान होता है। क्या से करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पे बन रहा है राइट एंगल, ये ए है ये सी, आर्थोसेंटर कहां होगा, आर्थोसेंटर इज बी, वर्टेक्स at which right angle is obtained, a right angle is found। तो क्या है यहाँ पर वर्टेक्स बी, इस पे भी 90 डिग्री बने, क्यों, अल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पॉइंट से जब अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर डाले इस पर दूसरी साइड पे तो ये है, और इससे परपेंडिकुलर डाले ये है, इससे परपेंडिकुलर डालोगे तो तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी, तो जहां 90 डिग्री बन रहा है वही आर्थोसेंटर है। एंड सर्कमसेंटर, सर्कमसेंटर क्या है, इस मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट होता है दैट इज AC, यहां पर उसका मिड पॉइंट ये है सर्कमसेंटर। क्योंकि देखो अगर मैं सर्कल बनाता हूं इसको डायमीटर लेकर के 90 डिग्री एंगल मिलेगा ना, क्योंकि ये डायमीटर है सही सर्कल में, ये हो गई रेडियस, ये रेडियस क्योंकि ये डायमीटर था, और इस पॉइंट से किसी भी वर्टेक्स की डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस, और तीनों से इक्वल है तो मतलब यही क्या है, सर्कमसेंटर। तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज विल बी सर्कमसेंटर। ठीक है, ये हम बात कर सकते हैं, इससे आसानी से हो जाए। अब राइट एंगल भी नहीं आया, इक्विलेटरल भी नहीं आया, आइसोसेलेस आ रहा है तो हम कैलकुलेट तो नहीं कर सकते, बस बता सकते हैं कोलिनियर होंगे। ठीक है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल
आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये चारों जो सेंटर होते हैं, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर एंड आर्थो सेंटर आर कोलिनियर, ये कोलिनियर होते हैं, एक ही लाइन में। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये सभी 4 कोलिनियर, ठीक है। कोई भी दूसरा ट्रायंगल है, तो अब ट्रायंगल ना इक्विलैटरल है, ना आइसोसेलेस है, राइट एंगल भी नहीं है, तो किसी भी ट्रायंगल में सेंट्रॉइड तो आप आसानी से निकाल सकते हो वर्टेक्स से, ठीक है। और सेंट्रॉइड किसके साथ कोलिनियर होगा, सर्कम सेंटर के साथ या आर्थो सेंटर के साथ, एंड सेंटर के साथ? सेंट्रॉइड किस पॉइंट के साथ कोलिनियर होगा? ऑर्थो सेंटर के साथ होगा, आर्थो सेंटर के साथ होगा। इन सेंटर के साथ नहीं, सर्कम सेंटर के साथ होगा सर। सर्कम सेंटर के साथ कोलिनियर होगा। सर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो सर क्वेश्चन में ऐसा अजीब सा पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनो। सेंट्रॉइड किसके साथ कोलिनियर होगा? सेंट्रॉइड सबके साथ कोलिनियर होगा, 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होते ही हैं, किसी के साथ भी मिला लो। पहले 2 पॉइंट कोलिनियर होते हैं, 3 पॉइंट के लिए प्रॉब्लम होती है कि कोलिनियर है या नहीं। सेंट्रॉइड, एक सेंट्रॉइड ले रहे हो, एक कोई और ले रहे हो, तो कोलिनियर है, ठीक है। लेकिन फॉर एवरी ट्रायंगल दिस 3 are also always कोलिनियर, सेंट्रॉइड, सर्कमसेंटर एंड आर्थो सेंटर। इन सेंटर आइसोसेलेस में कोलिनियर होता है, लेकिन कोई भी ट्रायंगल लें, ये तीनों हमेशा कोलिनियर होता है, ठीक है। फॉर एवरी ट्रायंगल, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, फॉर एवरी ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर, centroid and circumcenter are collinear। ये तीनों पॉइंट हमेशा कोलिनियर होते हैं सभी ट्रायंगल में। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कमसेंटर आर ऑलवेज कोलिनियर फॉर एवरी ट्रायंगल एंड सेंट्रॉइड डिवाइड्स लाइन ज्वाइनिंग आर्थो सेंटर and circumcenter in the ratio 2:1 internally। और जो सेंट्रॉइड होता है वो आर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को जो ज्वाइन कर रही लाइन, उसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है इंटरनल। क्या है यहाँ पर? आर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर और ये है सेंट्रॉइड। जो सेंट्रॉइड होता है आर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ये कंसेप्ट। ठीक है, याद होना चाहिए, इधर का उधर नहीं करना, सेंट्रॉइड इधर, आर्थो सेंटर उधर, तो गड़बड़ हो जाएगा। याद रखने के लिए इसको O से मैं रिप्रेजेंट करता हूं, आर्थो सेंटर को, सेंट्रॉइड को G से, सर्कम सेंटर को C से, तो याद हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? एच भी तक एच डी कुछ ऐसे। इसमें एक लेटर मैं अपनी तरफ से बीच में इंट्रोड्यूस कर देता हूं, N, ONGC, ठीक है।
फेमस ऑयल कंपनी है, नाम सुना है? ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है, ऑयल की रिलायंस से बड़ी कंपनी है, ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी। तो इधर 2 लीटर लिखे और इधर 1 लीटर लिखा है, तो रेशियो क्या है? 2:1। याद करने के लिए बता रहे हैं पहले तो आपको, ठीक है, कोई प्रूफ नहीं बताया जा रहा है, आपको याद रहे कि जी इधर है, ओ इधर है, सी इधर है, अब भूल जाएंगे तो फिर रिवाइज कीजिए याद करने के लिए, और कुछ है नहीं तरीका। ट्राइंगल के अंदर एक ऐसा पॉइंट हो जो ट्राइंगल को 3 इक्वल ट्राइंगल के एरिया में डिवाइड कर दे, तो वो पॉइंट कौन सा हो? मान लो एक ट्राइंगल है एबीसी, इसके अंदर कोई पॉइंट है पी, ऐसे है, ये जो एरिया है पीएबी, पीबीसी, पीसीए इक्वल है, सर तो पी कौन सा पॉइंट हो? सेंट्रॉइड। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल पीएबी बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीसी बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल पीसीए, देन P will be centroid। मतलब सेंट्रॉइड जो होता है वो 3 इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है, और ये आ चुका है जे एडवांस में। जे एडवांस में ये क्वेश्चन आ चुका है, जिसको कॉन्सेप्ट पता है उसने एक लाइन में लिख दिया आंसर, नहीं पता है तो उसको वो एज्यूम कर रहा है एक्स वाई, फिर तीनों एरिया निकाल रहा है, सॉल्व कर रहा है, फिर बड़ी मुश्किल से ले आ रहा है आंसर। जेई एडवांस का क्वेश्चन है, मेंस का भी नहीं, एडवांस में आया हुआ है, तो मैं एक नजर देख रहा हूं कि वो कौन सा क्वेश्चन है। आपको जो पैकेज मिला होगा उसमें पेज नंबर 113 पर क्वेश्चन 10th का ए पार्ट है वो। ठीक है, तो कौन सा ईयर का है वो? 2007। ठीक है, तो जो मैं बोलता हूँ वो ऐसे ही नहीं बोलता हूँ कि आपको प्रूफ इसलिए दिखा रहा है, वो एंगल बाइसेक्टर वाला भी दिखा देंगे आपको, मेंस और एडवांस दोनों मिल जाएगा। अच्छा, अब एरिया की यहाँ बात आ गई, तो एरिया होता क्या है ट्राइंगल का, पहले उसकी बात कर देते हैं। हाँ, बता दें, चलो ठीक है, सही है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, जहां वर्टाइसेस क्या है, x1 y1, x2 y2, x3 y3। एरिया होता है देखिए 1/2 टाइम्स पहला पॉइंट लिखिए x1 y1, x2 y2 1, फिर x3 y3 1, इसका मॉड ले लीजिए, मॉड भी लीजिए क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। नोट करिए, ये छोटी छोटी बातों में हम लोग कुछ और भी सीखेंगे, तो नोट कर लीजिए। तो जो डायरेक्ट एक्सपेंड करके याद रखते हैं, x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2। ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टेक्सेस x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3, ये ट्राइंगल है। इसी को लिखने का दूसरा तरीका देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, इसी को लिखने का और पैटर्न देखिए, देखा ना x1 y1, x2 y2, x3 y3,
तो हाफ लिखना है पहले, फिर 2 क्रॉस 2 की डिटरमिनेंट लिखनी ऑर्डर 2 की। पहले फर्स्ट पॉइंट लिखिए x1 y1, फिर सेकंड पॉइंट लिखिए x2 y2। फर्स्ट सेकंड पॉइंट, फिर सेकंड थर्ड, फिर थर्ड, और वापस फर्स्ट पे आ जाइए। क्या करना है 1 2 2 3 3 1, पूरा सर्कल कंप्लीट करना। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एक्सपेंड करेंगे। क्या यूज है इतने फॉर्मूले का, फर्स्ट से ही जब बन रहा है तो ये आगे पता चलेगा। क्वाड्रिलेटरल लिखना हो, पॉलीगन लिखना हो, ये जो थर्ड फॉर्मूला है इससे अगर आप लिखते हैं तो कोई भी पॉलीगन का एरिया लिख सकते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, इसका एरिया मुझे लिखना हो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एबीसीडी कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम होना कोई जरूरी नहीं है, रोम्बस होना कोई जरूरी नहीं है, कैसा भी हो सकता है। इन जनरल एक क्वाड्रिलेटरल है 4 वर्टेक्स, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, इसका एरिया लिखना है। दो ट्रायंगल बना के कर सकते हो कि कोई एक डायगोनल बना दो ट्रायंगल, लेकिन मैं उसके नहीं जा रहा हूं, वैसे तो कर ही लेंगे, लेकिन पेंटागन आ गया तो 3 बनाओगे, हेक्सागन आ गया 4 बनाओगे, तो उसकी जगह एक जनरल फार्मूला बता रहा हूं 1/2 टाइम्स, यही फार्मूला लगाना है। पहले देखो फर्स्ट पॉइंट, फिर सेकेंड पॉइंट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड और फिर फोर, फिर क्या करोगे 4 से वापस 1 पे आ जाओ। हो गया कंप्लीट। बोलिए कोई डाउट है तो मॉड लगा लीजिएगा, बाहर के ब्रैकेट में सॉल्व कीजिए, बाहर जो भी आए फिर मॉड लगा लीजिए, एरिया ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो इसको, एरिया ऑफ पॉलीगन with n vertices x1 y1 x2 y2 x3 y3 up to xn yn, n vertices का पॉलीगन है तो उसका एरिया क्या होगा 1/2 टाइम्स, फिर वही x1 फर्स्ट पॉइंट, फिर सेकंड पॉइंट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिर n-1 n, और फिर लास्ट में n से कहाँ आएंगे 1 पे। एरिया ऑफ पॉलीगन विथ n वर्टिसेस, n वर्टिसेस के पॉलीगन का एरिया। नोट कर लीजिए। कंडीशन था कोलिनियरिटी फॉर 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट के कोलिनियर होने की क्या कंडीशन होगी, 2 पॉइंट्स के लिए क्या कंडीशन होगी, टू तो हमेशा होते हैं, अभी बताया था ना, इसलिए वहां के लिए कंडीशन नहीं पड़ेगा। एक के लिए क्या है, एक तो हमेशा किसी से बनाओ, 2 के लिए तो 2 तो ज्वाइन हो जाएंगे, 3 के लिए होता है 2 तो आएंगे ही एक लाइन पर। अब तीसरा इस लाइन पे है या नहीं है, नहीं है तो ट्रायंगल बन रहा है, इस पे है तो कोलिनियर है, तो 3 है तो क्या है स्लोप। Area of triangle 0. एरिया से हम लोग ज्यादातर करते हैं कोऑर्डिनेट में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज्यादातर एरिया ऑफ ट्रायंगल, वैसे कई मेथड है। कोई कहे कि यहाँ सी है, AC + BC बराबर डिस्टेंस फार्मूला लगा लो, ये भी हो जाएगा। लाइन की क्वेश्चन लिख लो, थर्ड उसको सेटिस्फाई कर दे, 2 से लिख लो, ठीक है। वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज्यादातर हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 करते हैं। एक एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC = 0,
बाकी जो आप मेथड बता रहे हो कि स्लोप इक्वल करते हैं AB AC का AB BC का, वो सब भी सही है। मतलब उससे आपके पास आ जाएगा डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 is equal to 0, then points are कोलिनियर। तो पॉइंट्स कोलिनियर है। पॉइंट्स को कोलिनियर होने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 0 होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो मैंने मेथड बोल दिए, अगर आप लिखना चाहें तो उनको भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस वगैरह ये सब। 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए कॉन्सेप्ट पे जेई के पॉइंट से देखें तो अभी तक तो नहीं आया, लेकिन आ सकता है कॉन्सेप्ट पर बेस्ड पॉइंट्स। इफ O is orthocenter of triangle ABC, then orthocenter of triangle OAB will be, क्या करें, एक ट्रायंगल है ABC, इसके वर्टिसेस दिए होंगे आपको, मान लीजिए दे दिया गया 2, 3, 5, 7 ऐसे -1, -2, और आपसे कहा गया इसका ऑर्थो सेंटर, इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर O है। O मत कैलकुलेट करो, वो तो कैलकुलेट से करेंगे हम लोग, वो कैलकुलेट करने का मेथड हमने देख लिया पहले। आपसे कहा गया इस ट्रायंगल OAB का ऑर्थो सेंटर बताओ, कौन सा ट्रायंगल का, OAB। हमसे ABC का ऑर्थो सेंटर नहीं पूछा, ABC का है O, अब बोल रहा है OAB का ऑर्थो सेंटर बताओ, क्या होगा, Vertex C. वर्टेक्स C, वर्टेक्स C डायरेक्ट है आंसर। तो वाला C कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, लिख लो आंसर। क्यों होगा C, क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड। जब A से आप इस OB पे अल्टीट्यूड डालोगे, अल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, ये ना इनका लाइन दिखा, इससे आपको आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये होगा अल्टीट्यूड। ऑर्थो सेंटर सर्कम, ठीक है, बाहर भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन ऑप्टिक सेंटर ट्रायंगल। ऐसे यहां से B से जब इस OA पे अल्टीट्यूड डालोगे तो इसे आगे एक्सटेंड करोगे, ये अल्टीट्यूड आएगा, और ये ऑलरेडी अल्टीट्यूड था तो इसको आगे एक्सटेंड करोगे, तो ये सबका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन C आ रहा है। ऐसे एंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल OBC लिखना हो तो विल बी A, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल OCA लिखना हो तो दैट विल बी B। पॉइंट नंबर 10, और भी कई पॉइंट्स हैं, बेसिक पॉइंट्स, या एक पॉइंट और लिख लेते हैं, उसके बाद और पॉइंट बाद में कर लेंगे, क्वेश्चंस करेंगे कुछ। एक ट्रायंगल के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आपको दिए, मान लीजिए P Q R, और आपसे कहा जाए ओरिजिनल ट्रायंगल ABC का सेंट्रॉइड कैलकुलेट करो, तो PQR का जो सेंट्रॉइड होगा और ABC का सेंट्रॉइड होगा, वो सेम होंगे। देख लीजिए, ऐसे x1 y1 है, ये x2 y2, ये x3 y3, तो सेंट्रॉइड का क्या फॉर्मूला है, x1 + x2 + x3 y3, और अगर मैं मिड पॉइंट निकालता हूं x कोऑर्डिनेट, देखो x2 + x3 y2, यहां से आएगा x3 + x1 y2, ये आएगा x1 + x2 y2। केवल सेंट्रॉइड सेम होता है, बाकी सेम नहीं होते। अब इससे सेंट्रॉइड निकालोगे तो इन तीनों को ऐड करोगे तो x1 + x1 2x1/2, x1 + x2 ऐसे आ जाएगा 2x2/2,
2x3/2, इन तीनों का सम भी क्या है x1 + x2 + x3 अपॉन 3. सेंट्रॉइड फाउंड बाय मिड पॉइंट्स of sides of a triangle will be same as centroid of original triangle. ओरिजिनल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड के ही इक्विवेलेंट. कोई भी दिक्कत है तो बताइए. तो क्वेश्चंस करते हैं कुछ, फिर और पॉइंट इसके बाद ले लेते हैं. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे. if x1 x2 x3 are roots of x cube minus 3px square plus 3qx minus 1 is equal to 0, then find centroid of triangle whose vertices are x1, 1 upon x1, x2, 1 upon x2, and x3, 1 upon x3. बनाएंगे इसे. x1, x2, x3 are roots of this cubic. Then find centroid of the triangle whose vertices, जिसके vertices ये दिए हुए हैं, उसका सेंट्रॉइड कैलकुलेट करना है. कैसे सभी लोग कैलकुलेट सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्रायंगल. Sir, P, Q. P, Q. ये आ रहा है बेटा. सही है. P, Q. इस क्यूबिक के रूट्स है तो सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो क्यूबिक का लिख सकते हो आप. इसके रूट्स है x1 x2 x3, तो x1 + x2 + x3 कितना हुआ 3p. x1 x2 + x2 x3 + x3 x1 कितना हुआ 3q. x1 × x2 × x3 कितना होगा 1. जिसकी जरूरत होगी वो यूज कर लेंगे. यहाँ है क्या ना. सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या हुआ. सेंट्रॉइड हुआ x1 + x2 + x3 upon 3. y1 के लिए 1 upon x1 + 1 upon x2 + 1 upon x3 upon 3. x1 + x2 + x3 की वैल्यू यहां से देखिए 3p upon 3. एलसीएम लोगे x1 x2 + x2 x3 + x3 x1, उसकी वैल्यू कितनी है 3q upon x1 × x2 × x3 की वैल्यू 1 upon 3. ये 3 यहां से तो आंसर आ गया P, Q. ये आंसर बता रहे. हाँ सर. बोलिए कोई डाउट है. सर x को 1/x से रिप्लेस कर दें. x को 1/x से रिप्लेस कर दें. हाँ कर सकते हैं. तो एक दूसरी क्यूबिक है उसके सम ऑफ रूट्स लिख सकते हो, उससे y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है. if orthocenter and circumcenter of triangle ABC are A, B and C, D. या orthocenter ये दिए हो. Let orthocenter of this are if coordinates of vertex A is x1, y1
then find the coordinates of midpoint of BC. Coordinates of midpoint of BC. साइड BC के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट बनाएंगे. सेकंड क्वेश्चन. नोट कर लीजिए इसको और क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 बोलेंगे आंसर. आर्थो सेंटर सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए हैं. सर वो ए का कोऑर्डिनेट दिया है, मिड पॉइंट के बीसी के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना. सर जो उसका एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा 2c + a - x1/2 2c + a - x1/2 सही है पुलकित. और सर वो आएगा 2d + b - y1/2. सही है, वेरी गुड. 2d + b - y1/2. बना ले इसको. एक ट्रायंगल ABC. Yes, sir. ABC. Sir, X coordinate डाला. A क्या है, x1 y1. BC का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा है. BC का मिड पॉइंट मान लीजिए D है. इसका कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है. सेंट्रॉइड जो होता है इस AD को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1. 2:1. अच्छा, आर्थो सेंटर सरकम सेंटर दिया है. आर्थो सेंटर दिया है A, B. ये आर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर दिया है C, D. Center. सरकम सेंटर. तो सेंट्रॉइड जो होता है वो इसको 2:1 के रेशियो में ऐड करता है, आर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को. तो यहां से भी हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? सेंट्रॉइड. सेंट्रॉइड निकालेंगे तो आएगा 1 × A. सेंट्रॉइड जी मतलब A डायरेक्ट लिखा है A + 2C / 1 + 2 3. ऐसे B + 2D / 3. और यही सेंट्रॉइड हम एक और मेथड से निकाल सकते हैं. इससे निकाल सकते हैं. D मिड पॉइंट एज्यूम कर लिया है हमने अल्फा बीटा. तो इससे सेंट्रॉइड क्या आएगा? सेक्शन फॉर्मूला होगा 1 × x1 x1 + 2 × अल्फा/3. ऐसे ही y1 + 2 × बीटा / 3. देख सकते हैं. हाँ सर. अब दो पॉइंट सेम एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट है तो x कोऑर्डिनेट भी इक्वल होना चाहिए, y कोऑर्डिनेट भी इक्वल होना चाहिए. इसको इक्वेट करेंगे 3 तो कैंसिल. बचेगा क्या? अल्फा की वैल्यू इस x1 को इधर लेके आओ a + 2c - x1/2. ये अल्फा आ गया. एंड बीटा ऐसे ही इस y कोऑर्डिनेट को इक्वल करो, उसमें 3 कैंसिल तो आ जाएगा b + 2d - y1/2. ये अल्फा बीटा निकालना है हमें. तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये आएगा a + 2c - x1/2 b + 2d - y1/2. बताएं कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 3. If points A0, 0B and 1, 1 are collinear, then find 1/A + 1/B. Then find 1/A + 1/B. नोट करिए और इसको कैलकुलेट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3. Sir, 1. 1 ठीक है. सही.
ये कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 कर दो, since points are collinear. Therefore, determinant x1 y1 1 a 0 1 0 b 1 1 1 1 ये बराबर करोगे 0, एक्सपेंड करो तो a इंटू b माइनस 1 माइनस 0 इंटू इन वैल्यू 0 प्लस 1 इंटू 0 माइनस b बराबर 0। यहां से आ गया ए बी बराबर a प्लस बी, ए बी से डिवाइड करो तो 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी इज इक्वल टू 1। ये आंसर है। देख ले सॉल्यूशन, कोई भी डाउट हो तो बताइए, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट पॉइंट्स b comma c plus a, c comma a plus b and a comma b plus c are collinear. ये कैलकुलेट करें। प्रूव दैट पॉइंट्स b c plus a, c comma a plus b and a comma b plus c are collinear। तो करेंगे सब लोग, ठीक है। हो गया सर। b comma c plus a, c comma a plus b and a comma b plus c are collinear। तो यही आपको डिटरमिनेंट निकालनी है। अगर ये 0 आ जाए तो हो जाए। ठीक है, हो गया सर। ठीक है। देखो ये डिटरमिनेंट हमें 0 प्रूव करना, या तो आप एक्सपेंड कर रहे हो या कुछ प्रॉपर्टीज अगर आपको डिटरमिनेंट की पता है तो उससे लगा सकते हो। बाद में हम लोग डिटरमिनेंट भी पढ़ेंगे। क्या करना है, R1 में R1 माइनस R2 कर दो, R2 पे R2 माइनस R3 कर दो, उससे मिल सकता है आपको। या फिर C इसको ऐड कर दो, C1 में C1 प्लस C2, C1 में C1 प्लस C2 लगाओगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, C प्लस A प्लस B, B प्लस C, 1 1 1। इसमें से A प्लस B प्लस C कॉमन होगा तो ये भी 1 1 1 हो जाएगा। दो कॉलम या दो रो सेम होती है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये आ जाएगा A प्लस B प्लस C। किसी एक रो या एक कॉलम से वैल्यू कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लिए 1 1 1। अब हो गया ये 0, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ गया 0, और 0 है। देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो इसलिए पॉइंट्स जो होंगे वो कोलिनियर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5। A 1 1, B 3 4, C 5 minus 2 and D 4 minus 7 in order are vertices of a quadrilateral, are vertices of a quadrilateral, then find its area। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैलकुलेट कर, फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी तो हमने ज्यादा। ठीक है, बेसिक पॉइंट ही पढ़े फर्स्ट लेक्चर में, तो बनाए सभी लोगों से बन जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, A B C D in order are vertices of a quadrilateral। एक क्वाड्रिलेटरल के वर्टाइसेस हैं, तो इसका एरिया कैलकुलेट करना। सर 41/2। 41/2 सही है, 41/2।
एरिया में x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। तो एरिया का फॉर्मूला आपको बताया था 1/2 लिखना है, फिर दो की ट्रीटमेंट लिखनी है, फर्स्ट पॉइंट फिर सेकंड पॉइंट फिर सेकंड पॉइंट फिर थर्ड पॉइंट फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट और वापस फिर फोर्थ से कहां आना है फर्स्ट पॉइंट पे। ये बता दें फर्स्ट सेकंड पॉइंट फिर सेकंड थर्ड पॉइंट फिर थर्ड फोर्थ फिर फोर्थ से फर्स्ट पे टू क्रॉस टू की ट्रीटमेंट लिखो। अब इनको एक्सपेंड कर लोगे, इसका मॉड बाहर लगा 1/2, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है 4 - 3 1 क्या कितना है -6 - 20 -26, यहाँ से -35 + 8 -35 + 8 कितना हुआ -27, 4 + 7 ये कितना हुआ 11, ये बन गया -53 + 12 -41, मॉड लगा है तो कितना हो गया 41/2, ये आंसर। देखिए फॉर्मूले पर बेस्ड है, फॉर्मूला पता है आपने तुरंत ये लगा दिया, नहीं तो आप दो ट्रायंगल बनाओगे फिर कैलकुलेट करोगे। यह है क्वेश्चन नंबर 5। 6 लिखें, फाइंड अ पॉइंट whose abscissa and ordinate are equal, whose abscissa and ordinates are equal, and which is at equal distance from, which is at equal distance from 1, 0 and 0, 3, 1, 0 and 0, 3 बनाएंगे इसको। एक पॉइंट जिसके एब्सिसा और ऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इक्वल है और जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करें। 2, 2 सही है, अनुज का आ गया। Yes, sir. 2, 2. लेट पॉइंट P है वो अल्फा है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट सेम है, ये A पॉइंट था ये B था, ऐसे ले लीजिए। तो क्या दिया हुआ हमें PA = PB, a स्क्वायर बोले PA² = PB², डिस्टेंस फाउंड लगाइए, रूट लगाने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर कर दिया आ जाएगा उससे, बस यही तो सिंपल है क्वेश्चन। डिस्टेंस फाउंड लगाएंगे अल्फा -1 का स्क्वायर प्लस बीटा -0 का स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा -0 का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा -3 का स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल होगा, बीटा स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा -2 अल्फा + 1, इधर क्या बचेगा सॉरी अल्फा ही तो है, सब अल्फा है बीटा नहीं। x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट सेम था ना, यहाँ से क्या है -6 अल्फा + 9, ये आ गया 4 अल्फा = 8, तो अल्फा = 2, तो ये पॉइंट क्या आ गया 2, 2, ये आंसर है। देखें बताएं कोई भी डाउट है इसमें तो सिंपल। चलो फिर अगली क्लास में पढ़ते हैं इसके आगे और पॉइंट पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, कोई डाउट है तो आप पूछिए।